नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अनादि टीवी। इस वक्त 5 राज्यों में चुनावी गिनती चल रही है और कई सारे राज्यों में उपचुनाव की गिनती चल रही है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो दमोह, जो इकलौती सीट है मध्य प्रदेश से जहां उपचुनाव हुआ था, राहुल लोधी के इस्तीफे के बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी। कांग्रेस से विधायक चुने गए थे 2018 में और चुनाव में अब वो पीछे नजर आ रहे हैं। अजय टंडन, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, 2 बार पिछले वो चुनाव हार चुके हैं अजय टंडन, लेकिन इस बार वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। और खास बात यह है कि ग्रामीण इलाकों में बीजेपी पिछड़ रही है। पहले उम्मीद की जा रही थी कि शायद वो इस भरपाई कर लेगी, लेकिन पहले बैलेट पेपर और बाद में 2 राउंड के चुनाव के बाद वो पीछे नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि बीजेपी के नजरिए से यह अच्छी खबर नहीं है। तो कोरोना के रिकॉर्ड मामलों के बीच 62 दिन चली इस चुनाव प्रक्रिया के बाद आज बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के चुनाव नतीजे आ रहे हैं। साथ में मध्य प्रदेश के दमोह उपचुनाव के परिणाम भी घोषित होंगे। 3 राज्य बंगाल, केरल और असम में फिलहाल सत्तारूढ़ पार्टी में बदलाव नहीं दिख रहा, यानी पश्चिम बंगाल में तृणमूल, केरल में एलडीएफ और असम में भाजपा फिर से सरकार बनाते दिख रहे हैं, जो पहले से वहां काबिज थे। तमिलनाडु में जरूर बदलाव दिख रहा है, वहां द्विमुख सरकार बनाने के करीब है और चुनाव में कांग्रेस उसके साथ गठबंधन में है। पुडुचेरी की बात करें तो यहाँ मामला फंसता दिख रहा था, लेकिन वहां अब एनडीए ने बढ़त बना ली है। आपको बता दें कि यह एक जानकारी की बात, तो 1972 से अब तक बीते 49 साल में बंगाल में यह 11वां ऐसा चुनाव है विधानसभा का, जब पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो पार्टी सरकार बनाती दिख रही है वो 196 सीटों के आंकड़े से पीछे है। जी हाँ, तृणमूल ने 2016 में 211 और 2011 में 228 सीटें जीती थी। उसके पहले 7 बार लगातार लेफ्ट ने चुनाव जीता। सिर्फ एक बार 2001 में लेफ्ट को 196 सीटें मिली थी, बाकी चुनाव में हमेशा वो 200 से ऊपर सीटें जीतती नहीं थी। इस बार की जो कहानी वो यही है कि 178 सीटों पे फिलहाल टीम से आगे चल रही है और बीजेपी तो तमाम सर्वे में बता रहे थे कि कांटे का मुकाबला होगा। जब बैलेट पेपर की गिनती शुरू हुई थी तब यह रुझान ऐसा लगा कि शायद कांटे का मुकाबला है, लेकिन जैसे जैसे गिनती आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे तृणमूल कांग्रेस की सीटें बढ़ती जा रही है और बीजेपी कहीं पिछड़ती जा रही है। एक और लेकिन बड़ी खबर ये बता दें हम दर्शकों को कि ममता बनर्जी, जो कि अपनी भवानीपुर सीट छोड़कर नंदीग्राम से चुनाव मैदान में आई थी, वह चुनाव में पिछड़ती नजर आ रही है। जी हाँ, तो रुझानों में कह सकते हैं कि जीत की हैट्रिक की ओर टीएमसी बढ़ रही है और असम में फिर से सरकार बनाती बीजेपी नजर आ रही है। कांग्रेस, जिसने एक बड़ा गठबंधन बनाया था बदरुद्दीन अजमल सहित तमाम लोग पार्टियों के साथ, वो गठबंधन काम करता नजर नहीं आ रहा। और यही बात करें और यही स्थिति अगर हम बात करें कि बाकी राज्यों में कांग्रेस के साथ होती नजर आ रही है कि कांग्रेस के लिए कहीं से भी फिलहाल कोई अच्छी खबर नजर नहीं आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल, जिसके नतीजों में पूरे देश की नज़र थी, वहाँ बीजेपी पिछड़ती नजर आ रही है और टीएमसी तीसरी बार सत्ता में वापसी करती नजर आ रही है और शुभेंदु अधिकारी ने लगातार बढ़त बना ली है। और ममता बनर्जी, जो कि मुख्यमंत्री भी हैं और तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की प्रबल दावेदार हैं, वो फिलहाल पीछे चल रही हैं। केरल की बात करें तो एलडीएफ फिर से सत्ता वापसी करता नजर आ रहा है। यूडीएफ को उम्मीद थी, कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को, कि शायद जो रुझान रहा है 4 दशक का केरल का, कि 5 साल में सरकारें बदलती हैं, तो उम्मीद की जा रही थी, कांग्रेस को उम्मीद थी। राहुल गांधी ने पूरी ताकत झोंकी थी, मछुआरों के साथ उन्होंने पुशअप लगाए, समुद्र में कूदे भी थे। आसाम से कांग्रेस को उम्मीद थी, प्रियंका गांधी ने पूरा समय लगाया। और तो हमारे साथ इस पर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस से हमारे साथ ब्रजेश पांडे जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और सुमित ओरछा बीजेपी का पक्ष रखेंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। सबसे पहले ब्रजेश जी आपके पास कि देश भर में शायद दमोह ऐसी एक क्षेत्र है जहाँ से कांग्रेस के लिए खुशखबरी है। 2 राउंड के बाद कांग्रेस उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं और बैलेट पेपर में भी शायद ये पहली बार हमने मध्य प्रदेश में ऐसा ज्ञात है, जो एक अनुमान है
कि शायद पहली बार ऐसा हुआ कि 900 वोटों से कांग्रेस के किसी उम्मीदवार को किसी एक विधानसभा सीट पर बढ़त मिली हो। क्या कहेंगे, पहली प्रतिक्रिया आपकी? देखिए मनोज जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो 5 राज्यों के चुनाव आए हैं, इस 5 राज्यों के चुनाव में जनता जनार्दन ने ये बता दिया है केंद्र में बैठी हुई ब्रिटिश सरकार को कि आप कितने भी देश के लोगों को लालीपाप दिखाए, कितने भी देश के लोग साथ झूठे प्रलोभन दें और देश के साथ इस तरह का भी गलत कमेंटमेंट करे, जनता केंद्र पश्चिम बंगाल का और पश्चिम बंगाल। लेकिन सर अगर पांडे जी अगर ऐसा होता तो असम में शायद बीजेपी की जगह कांग्रेस की सरकार बनती नजर आती और पुडुचेरी में कांग्रेस की सरकार रहती, अगर केंद्र की नीतियों पर अगर ये वोटिंग होती तो, जैसा कि आप कह रहे हैं। देखिए तमिलनाडु में कांग्रेस अलायंस की सरकार बन रही है। जहां तक सवाल केरल और आसाम का है, तो देखिए आसाम और केरल का ट्रेंड ऐसा रहा है कि वहां के मतदाताओं ने सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से वोटिंग किया, उसके पुराने रिकॉर्ड उठा करके आप देखिए। जहां तक बात यह है कि हम आपसे कहना चाह रहे थे कि पश्चिम बंगाल पूरे के पूरे भारतीय जनता पार्टी का केंद्र बिंदु था। मध्य प्रदेश के कई वरिष्ठ नेताओं की ड्यूटी लगाई गई थी, कई मंत्रियों को वहां ड्यूटी लगाई गई थी, सेक्टरवार उनकी ड्यूटी लगी थी। आसनसोल का इलाका हो, दुर्गापुर का इलाका हो, रानीगंज का इलाका रहा हो, हावड़ा का इलाका रहा हो, हम समझते हैं हर इलाकों में मध्य प्रदेश के नेता गए थे, लेकिन और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन परिणाम बता रहा है मोदी जी का हाईटेक प्रचार फेल हो गया वहां पर। सर आप कहाँ खड़े हैं? सर आप 44 सीटों पर थे पिछले चुनाव पे, इस बार 4 पर हैं आप, तो आप तो अपनी बात कीजिए, आप कहाँ पर खड़े हैं? पश्चिम बंगाल आपको असम में था कि शायद सरकार बना लेंगे, इतना मजबूत आपने गठबंधन बनाया था। आपने बदरुद्दीन अजमल जैसी एक कहता कि कट्टरपंथी पार्टी का भी आपने सहयोग लिया, लेकिन आपको सफलता नहीं मिली। पश्चिम बंगाल में इसी प्रकार का कॉम्बिनेशन आपने बनाने की कोशिश की थी, वहां पर आप 4 सीटों पर फिलहाल बढ़त बनाते नजर आ रहे हैं, और पिछले चुनाव में आपको 44 सीटें मिली थी, और ये 4 सीटें जो है कांग्रेस प्लस इसमें सीपीएम भी है, और बाकी आपके गठबंधन को टोटल 4 सीटें मिलती नजर आ रही है फिलहाल वहां, जबकि आप पिछली बार 76 सीटें आपके गठबंधन को जो लड़ रहा है उसके पास थी। नहीं देखिए मनोज जी, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि हम तो शुरू से कह रहे हैं कि लगातार पश्चिम बंगाल के अंदर 25 साल देव भट्टाचार्य जी जो की सूची का शासक, 25-5-30 की नहीं है आप, वहां पर लेफ्ट का राज्य था, लेफ्ट के साथ हमारी ये सरकार चुनाव लड़ी थी और कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन लड़ा था। और जो स्थिति है आप चाहे पांडुचेरी में देखें, चाहे आप पश्चिम बंगाल में देखें, चाहे केरल में देखें, चाहे आसाम में देखें, हर जगह की स्थितियां भिन्न भिन्न। लेकिन आसाम को लेकर के जो सबसे बड़ी बात कही जा रही थी, आसाम को कल ही हमारे पार्टी के सर्वोच्च नेता माननीय राहुल गांधी जी कोरोना से संक्रमित हुए, उसके बाद का प्रचार नहीं हो पाया। पश्चिम बंगाल में भी एक ही मीटिंग कर पाए, तो हम तो उस दौर से गुजरे, लेकिन इनके पास जिनके पास अत्याधुनिक व्यवस्थाएं थी, हेलीकॉप्टर मंगाए गए थे, प्लेन मंगाए गए थे, तो वर्षाएं हो रही, उनकी स्थिति क्या है इन क्षेत्रों में? यहाँ पर उन्होंने पूरी ताकत छोड़ दिया। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि उसका नाभि बिंदु तो इनका पश्चिम बंगाल था। बार बार खुद अमित शाह जी कह रहे थे कि हमको पूरे के पूरे चुनाव में पश्चिम बंगाल में फोकस होना है, तो आखिर पश्चिम बंगाल में जहां पर आपका सरकारी तंत्र लगा था, वहां पर आपको परिणाम क्या प्राप्त हुआ, इस पर चर्चा करें। लेकिन सर वो तो 3 से वहां पर कर लेते हैं, 3 से वहां पर 95 पर पहुंच गए, और आप 44 से गठबंधन जो 76 से आप 4 पर खड़े हैं। तो आपको नहीं लगता कि सीखने की जरूरत कांग्रेस को है कि भले वो पूरे चुनाव मशीनरी झोंक रहे हो? हमने हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव भी देखा, जहां पे योगी ने सभा की थी, गृह मंत्री अमित शाह ने सभा की थी, कांग्रेस का नतीजा यह था कि 2 सीटें मिली थी कांग्रेस को, और बीजेपी एक स्थिति में आ गए थे, वो अपना कॉर्पोरेशन बनाने के नजदीक आ गई थी। तो एक ऐसी पार्टी जिसने देश में 55 साल शासन किया और जिसके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है, कांग्रेस के पास आप बताइए किस संसाधन की कमी। और दूसरा आपने कहा था राहुल गांधी कि हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी स्वस्थ हों और जनता की सेवा के लिए फिर से आए, लेकिन जब आसाम की जो आप जिक्र कर रहे हैं, जब पश्चिम बंगाल की शुरुआत में जब वो प्रचार में गए थे 5वें राउंड में, तब वो कोरोना पॉजिटिव हुए थे, तब तक जब तक आसाम का चुनाव निपट चुका था। जी, केरल में 144 विधानसभा सीटों के चुनाव थे। हम समझते हैं कि 140 विधानसभा सीटों के चुनाव में केरल में राहुल गांधी जी प्रचार में लगे थे, अन्य नेता भी लगे थे, रमेश चंद्र जी भी लगे थे जो वरिष्ठ नेता है, ओमन चड्डी साहब भी लगे थे,
के सुरेंद्र साहब भी लगे थे, बहुत से लोग लगे थे, श्रीधरन जी भी लगे थे, बहुत लोग लगे थे। लेकिन मेरा कहना, श्रीधरन जी तो उम्मीदवार है सर बीजेपी के, और के सुरेंद्रन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। मैं वही कह रहा हूँ कि अन्य लोग भी लगे थे, वही मैं कह रहा हूँ, अन्य लोग भी लगे थे, मतलब बीजेपी के लोग भी लगे थे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके सिम्टम आऊंगा सुमित जी आपके पास आऊंगा जी। उसमें क्या पापू भाई, उसके जो मतलब जो कैंडिडेट थे उन्होंने भी पूरी ताकत से लगे थे। लेकिन मैं समझता हूँ केरल के समय ही राहुल जी को उसके सिम्टम मिल गए थे कोरोना के, और उन्होंने पूरी तरीके से केरल में, आसाम में प्रचार नहीं कर पाए कोरोना की वजह से। लेकिन बावजूद इसके मैं आपसे विनम्रता से कह रहा हूँ, अभी ये रुझान है, इसके पूरे परिणाम आने दीजिए 4-5 दिन तक, उसका भी कुछ इस पर विशेष चर्चा कर सकते। तो सर इसी रुझान को लेकर तो आप कह रहे हैं कि हम बीजेपी बहुत अच्छा नहीं कर रही पश्चिम बंगाल में, और इसी रुझान पर आप कह रहे हैं कि आप इंतजार कीजिए। आऊंगा मैं आपके पास। सुमित जी, दमोह पूरी मशीनरी, सरकार आपकी, प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, मंत्रियों की फौज, सांसदों की फौज, तीसरे राउंड तक भी आप पीछे चल रहे हैं, और बैलेट पेपर से इसकी शुरुआत हुई थी। और बीजेपी शासन में कहा जाता है कि कर्मचारियों को आपने बहुत कुछ दिया है, लगातार दे भी रहे हैं। इसके बाद अगर कर्मचारी ही खुश नहीं है तो जनता कैसे खुश हो सकती थी? एक सबक है आपके लिए। भले आप भी जो कहेंगे कि 26 राउंड की गिनती है, तीसरा राउंड ही चल रहा है, अभी बहुत समय है। मनोज जी, हम जहां जीत रहे हैं और जहां पर हम पीछे हैं, मैं दोनों जगह के लिए ही बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं। आपने 4 बजे तक का समय दिया, मैं तो कहता हूं 12:30-1 बजे के बाद, जो अभी तक का मेरा छोटी सी राजनीतिक जीवन का जो अनुभव है को देखने का, 12:30 बजे तक कम से कम एक प्रोडिक्शन लेना चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है। पहले जो आपने दमोह पर हम हर एक हार से सबक लेते हैं, हमें किसी भी पराजय में उसके जो कारण है उसकी समीक्षा करके गलतियां मानने में और गलतियां स्वीकार करने में कभी भी गुरेज नहीं रहा है, और यही कारण है कि हम निरंतर बढ़ रहे हैं। हम त्रुटियों से सीखते हैं, हम गलतियां स्वीकार करते हैं, जहां हम हारेंगे, जहां हम पराजित होंगे, वहां हम परिणामों से सबक लेंगे, अपनी कमियां सुधारेंगे और कोशिश करेंगे और सफलता के लिए साधना करेंगे और समर्पण के साथ जनता के पास जाएंगे। ये तो सब हम करेंगे, हमारी कार्य पद्धति का हिस्सा ही है। और इसलिए आज जिन राज्यों में हमारे विरोधी मित्र हमारी ना जीत पाने की खुशी मना रहे हैं, उन राज्यों में चर्चा करेंगे के पहले, उन राज्यों के जब चुनाव के परिणाम आते थे मनोज जी, जब उनके 2014, बिल्कुल मैं कह रहा था आपसे कि हम उस पर बाकी राज्यों पे भी चर्चा करेंगे। पहले मुझे लगता है हमको दमोह से शुरुआत करना चाहिए, क्योंकि हमारा गृह प्रदेश है आपका भी, कि वहां क्या गलती हो गई आपसे, क्या जनता के मूड को नहीं भांप पाए? आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, आपके पास फिर से आने का प्रयास करूंगा मैं। ब्रजेश जी, जनता का मूड तो शायद कांग्रेस भी नहीं भांप पाई, क्योंकि अगर केरल की बात करें तो 4 दशक का राजनीतिक इतिहास ये बताता है कि हर 5 साल में वहां सत्ता परिवर्तन होता है। पिछले लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस आज जिस सम्मानजनक स्थिति में अगर हम कहें कि खड़ी है लोकसभा में, तो एक बड़ा योगदान केरल का था। राहुल गांधी वायनाड से सांसद हैं, इसके बाद भी आप पंचायत चुनाव जब हुए तब आप पिछड़ गए, और अब इस स्थिति में जब लग रहा था कि सरकार बनना चाहिए थी, दोगुने का अंतर है आपके और जो एलडीएफ और यूडीएफ के जो सीटों का भी रुझान आ रहे हैं। यूडीएफ 48 पर है, मेरा कनेक्शन टूट गया था। जी जी बिल्कुल, मैं आऊंगा आपके पास, इस सवाल के जवाब ले लूँ ब्रजेश जी से। जी ब्रजेश जी, जी क्या पूछिए, मुझसे सवाल है जी। हाँ देखिए, ऐसा है कि केरल में जो है, आसाम शुरू करता हूँ मैं। आसाम में 331 मतगणना केंद्रों पे जहां पर भी रुझान आया शुरू से, हम देख रहे हैं कि आसाम और केरल में जो परफॉर्मेंस कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए था, उस तरह से अपेक्षापूर्ण रुझान हमें नहीं मिल रहे। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि चूंकि सवाल इस बात का है कि वहां पर जो ट्रेंड रहा है, ट्रेंड केरल का यही रहा है हमेशा। मैंने देखा है कि पिछली बार भी केरल प्रकाश अध्यक्ष के हाथ में सत्ता थी, तो वहां पर 83 सीटों पर एलडीएफ जीती, और उस समय एलडीएफ 140 विधानसभा सीटों में 81 सीटों पर जीती थी, और यूडीएफ को 47 सीटें। बिल्कुल, भाजपा और इंडिपेंडेंट के हाथ में एक सीट। लेकिन ट्रेंड बदलता है, जनता लोकल इशू पे वोट करती है, असेंबली के चुनाव अलग होते हैं। लेकिन हमने ये अक्सर देखा है,
जब आसाम में केंद्र में सरकार कांग्रेस की होती थी, यूपीए की सरकार होती थी, तो वहां पर आसाम की जनता हमेशा कांग्रेस को वोट करता है, क्योंकि उनको ये लगता है कि हमारे स्टेट का डेवलपमेंट केंद्र की सरकार से ज्यादा अच्छे तरीके से होता है। लेकिन जो लोग केरल की राजनीति समझते हैं कि केरल जो है वो मेरे विचार से केरल तो पूरी तरह से राजनीति की प्रयोगशाला है, चाहे वो कम्युनिस्ट का राज्य रहा हो, चाहे विभिन्न पार्टियों का मोर्चाओं का राज्य रहा हो। तो दोनों चार दशक में तो दो ही मोर्चे रहे, एलडीएफ और यूडीएफ। हाँ, वही तो आपको नहीं लगता है कि जनता, जब आप पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्टों के साथ मिलकर लड़ते हैं, केरल में आप कम्युनिस्टों के खिलाफ लड़ते हैं, आप कहते हैं कि कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, जब आप गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश, कर्नाटक में चुनाव लड़ते हैं तो साफ हिंदुत्व की ओर जाते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में आप ऐसी पार्टी से गठबंधन करते हैं और आसाम में जिन पर कट्टरपंथी पार्टी होने की मोहर लगी है, तो आप कोई एक स्टैंड नहीं ले पा रहे, जिसका कारण ये खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा और कांग्रेस जहाँ खड़ी आज। नहीं, ऐसा नहीं है मनोज। देखिए, केरल में की जो 140 विधानसभा क्षेत्र है, उसमें से हमारे पास 20 लोकसभा जो कंस्टिट्यूंसी है, उसके अलावा उस 20 लोकसभा में हमको वहां पर एंग्लो इंडियन समुदाय का भी प्रतिनिधित्व नॉमिनेट करना है। केरल की जो जलवायु है, केरल की जो भौगोलिक स्थिति है और या जो उसकी राजनीतिक स्थिति है, वो बड़ा विभिन्न टाइप। वहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी है, वहां पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी भी है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी भी है, और भी लोग इस वहां पर आते हैं। जैसे जनता सीधा स्पेसिफिक सवाल है कि कांग्रेस ये इस स्थिति में क्यों पहुंच गई है? पार्टियां तो जो सारी हम वो टेलीविजन स्क्रीन पर दर्शकों को बता भी रहे हैं कि कौन सा गठबंधन है, कौन कौन सी पार्टियां हैं। नहीं, मैं आपसे मनोज ये कहना चाह रहा हूँ कि केरल में जो है, जब से केरल राज्य का आविर्भाव हुआ, तब से वहां पर अब तक 13 बार इलेक्शन होते, और हमने आंकड़ा भी दर्शकों को बता चुके। मैं तो केवल ये जानना चाह रहा हूँ कि 4 दशक में वो कौन सा कारण है कि पहली बार केरल में ट्रेंड टूट रहा है कि कोई सत्तारूढ़ पार्टी बिना सत्ता गवाए दोबारा से सत्ता में वापसी कर रही है, जबकि एक ट्रेंड के हिसाब से अगर ये ट्रेंड ये मान्य होता, क्योंकि राजनीति में तो सारे समीकरण कोई स्थायी समीकरण होता नहीं, अगर ऐसा होता तो चुनाव जीतने का फार्मूला होता तो शायद कांग्रेस इस देश में अभी तक पूरे समय राज कर रही होती। नहीं मनोज जी, मैं अपनी बात 20 सेकंड में पूरा कर लूंगा तो बिल्कुल मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, से तैयार कर रहे हैं। मैं इसके बाद सुमित जी बोले अच्छा। देखिए, वहाँ पर हम अब तक 12 चीफ मिनिस्टर वहाँ पर केरल के अंदर, और जिस तरह से वहाँ पर EMS नमुंद्री पाद के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने पूरा मंत्रिमंडल बनाया था, उसके बाद वहाँ रहे 2006 को उनका शासन था, तो वहाँ पर चीफ मिनिस्टर बदलते रहे। लेकिन जनता ने अगर इस बार वोटिंग किया है, तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, पिछले 2 दशक से मैं अनुभव कर रहा हूँ, आसाम और जो केरल है, दोनों जगह के मतदाताओं की जो वोटिंग है, क्योंकि मैं वहाँ पे जब मैं यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता था, तो मेरे पास आसाम और केरल संयोग से मेरे प्रभार में था। वहाँ मैं आपको रोकूंगा ब्रजेश जी, एक तीसरे चरण का रुझान आ गया है दमोह से, और आपके लिए फिर एक अच्छी खबर है कि कांग्रेस उम्मीदवार अजय टंडन 1857 वोटों से आगे चल रहे हैं। तीसरे राउंड का जो परिणाम आया है, तो आपके लिए एक और अच्छी खबर। मैं आपको रोक रहा हूँ और सुमित जी आपके पास आऊंगा, क्योंकि पहले जब बैलेट पेपरों के रुझान आए थे और कांग्रेस उम्मीदवार ने बढ़त बनाई थी, तो आपके कई सारे सहयोगी जब इसके पहले हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा था कि देखिए अभी हम पहला राउंड, अभी ईवीएम की गिनती होगी, शुरुआत हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन लगातार ये चौथा राउंड कह सकते हैं कि 3 राउंड में वो आगे, और बैलेट पेपर में भी कांग्रेस आगे चल रही है। तो कांग्रेस अगर आगे चल रही है और आपने इतनी ताकत झोंकी, तो गलती आपसे कहाँ हो गई है? क्या जनता का मूड नहीं भाप पाए, या जनता के दिमाग में आ गया कि जिस जनप्रतिनिधि को हमने चुना था वो बीच में हाथ छुड़ाकर भगवा दल में क्यों चला गया, उसकी एक नाराजगी थी, या कोई और, या 1 साल की शिवराज सरकार पर इसको जनादेश मान लें? सुमित जी, हम अधूरा निष्कर्ष करें, मुझे लगता है ये समय की बर्बादी होगी। संपूर्ण परिणाम आने के बाद में मैंने आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी निरंतर परिणामों की समीक्षा करती है। हम वो राजनीतिक दल हैं जो जीत की भी समीक्षा करते हैं और हार की भी समीक्षा करते हैं। सामान्य राजनीतिक दल जीत का जश्न मनाते हैं, हार पर कभी कभी समीक्षा करते हैं। हम अपनी जीत की भी समीक्षा करते हैं, अपनी हार की भी समीक्षा करते हैं। इसलिए हम दोनों ही परिणाम, लेकिन बहुत प्रारंभिक रुझान कहें, इनको अभी परिणामों में बदलने में नेक टू नेक फाइट होगी। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में वहां पर तगड़ी फाइट होगी, लेकिन अंतिम परिणाम हमारे हक में आएगा, ऐसा हमें पूरी उम्मीद है।
अभी थोड़ी देर और मैं कह रहा हूं आपसे, 1 घंटे बाद ही मैं उस निष्कर्ष पर तो नहीं, लेकिन इस अनुमानों पर विचार करने के योग्य, हम बात करने योग्य हो जाएंगे, तो हम विचार करेंगे। मनोज जी, एक बात में राष्ट्रीय परिदृश्य के संबंध में जो बात चल रही थी, हमारे मित्र आदरणीय अजय पांडे जी जो कह रहे थे, मैं एक बात आप उनसे, ब्रजेश पांडे जी सॉरी, जो हमारे में कि एक बात तो आप सबको ये स्वीकार करनी पड़ेगी कि जिन राज्यों में आज चुनाव हो रहा है उनमें अधिकांश में हम थे नहीं, हम हो रहे हैं, हम अस्तित्व में भी आए हैं, हम जय पराजय के कारण भी बन रहे हैं और जय पराजय के कारक भी बन रहे हैं। और हम पहले तो आप ये बताइए जी, केरल छोड़कर आप ये बताइए कि कहां आप नहीं थे? हम बंगाल में नहीं थे। 18 लोकसभा सीटें आपने जीती है। भी पहली बार पिछले बार सरकार में आए हैं। नहीं, आप कई बार असम गण परिषद के साथ में नहीं थे। आप असम गण परिषद के साथ थे। आज हम सरकार, मुख्यमंत्री हमारे कौन है? 2014 के पहले हमारा कोई मुख्यमंत्री वहां था क्या? सर, इस देश में तो आपका प्रधानमंत्री भी नहीं रहे थे ना अटल जी के पहले तक, लेकिन निरंतर बढ़ रहे हैं। तो वही तो हम कह रहे हैं, निरंतर बढ़ रहे हैं। आप पूरे प्रदेश की बात कीजिए ना। 100 के आंकड़े को बंगाल में छू रहे हैं, तो हमारी पराजय के लिए हम विजय नहीं दिखाई दे रही है हमारी, इसलिए हमारा विजय का जुलूस नहीं निकलेगा, लेकिन हम पराजित हो गए। कोई हमने भैया, हमारी कोई वैसी जमीन वहां नहीं थी जिसको हम अपनी निरंतर, हम जनता का विश्वास विश्वास प्राप्त करने की साधना पर अग्रसर है। इस बार नहीं, अगली बार सही, लेकिन हम अंतिम परिणाम को पहुंचेंगे जिसको लेकर हमारा दल बढ़ रहा है जी। लेकिन जो कुछ आप कह रहे थे, कोई एक जय पराजय हमारे हौसले और हिम्मत को प्रभावित नहीं करती है। मैं कहना ये चाह रहा हूं, अभी परिणाम पूरे आए नहीं है, इसलिए उस निष्कर्ष पर मैं नहीं जाना चाहता जिस पर आप मुझे ले जा रहे हैं। लेकिन हम किसी एक जय पराजय से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का हौसला टूटता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के मन में कोई दुराभाव आता नहीं है। हम निरंतर काम कर रहे हैं, जहां जीतेंगे वहां जनता के लिए और बेहतर करेंगे, जहां हम पराजित होंगे वहां जनता का विश्वास प्राप्त करने की साधना को और बलवत्ती होकर के करेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता है कि आप बार बार जब मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ते हैं तो पश्चिम बंगाल में कहीं गलती हो गई कि ममता के मुकाबले कोई एक लोकल चेहरा आपके पास नहीं था? अगर कोई कद्दावर चेहरा स्थानीय स्तर पर अगर कोई होता तो शायद ये परिणाम कुछ और बेहतर हो सकते थे आपके नजरिए से, क्योंकि आप लगातार कह रहे थे कि पश्चिम बंगाल में अब की बार 200 पार, और आप उसके आधे पे खड़े फिलहाल नजर आ रहे हैं। और जैसा कि पीके प्रशांत किशोर, जिसने आपके पार्टी के लिए भी रणनीति बनाई है और जिसने साफ तौर पर कहा था कि बीजेपी वहां 3 अंकों में नहीं दिखाई दे पहुंचेगी, अगर पहुंचती है तो वो अपना ये काम छोड़ देंगे। तो फिलहाल उस टैली के हिसाब से तो आप 3 अंकों में पहुंचते वहां दिखाई वो अपना इस्तीफा लिख करके, वो अपना घोषणा पत्र लिखित में लिख करके तैयार रखें और थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। उन्हें उनकी इस मनोभाव को, उनकी इस मनोकामना को भगवान अवश्य पूरी करने जा रहा है। और पश्चिम बंगाल की बात हो गई, असम की बात होगी, मैं फिर से आपको ला रहा हूं दोनों पर। क्या ये जनादेश माना जाए 1 साल के कामकाज पर कि कोरोना को लेकर जनता में आक्रोश था, जिसकी परिणति ये दिखा रही है ये उम्मीदवार को लेकर? जो 22 लोगों ने, मेरा सवाल ये सुन लीजिए कि जिन 22 लोगों ने पहले इस्तीफा दिया था कि जनता ने मान लिया कि ठीक है, आपको लगा कि आपकी सुनवाई नहीं हो रही, काम नहीं हो रहे, अब तो आपकी सरकार बन गई थी जब बीजेपी की, तब फिर ऐसी स्थिति में प्रदेश को नए उपचुनाव में झोंकने का क्या तुक था? मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी ने एक भी उपचुनाव मध्य प्रदेश की जनता पर नहीं थोपा है। ये जो भी कुछ है ये कांग्रेस के नेतृत्व के प्रति जो उनकी आपसी कलह और कमलनाथ जी के नेतृत्व के प्रति जो एक विरोध चल रहा है, जो कमलनाथ जी का मैं ही प्रदेश अध्यक्ष, मैं ही मुख्यमंत्री, मैं ही नेता प्रतिपक्ष, इस मैं के कारण उनकी पार्टी का विघटन है। हम तो राजनीतिक दल हैं, हम कब विस्तार के पक्ष में नहीं जाएंगे। कोई अभी विधायक आएगा हम स्वीकार करेंगे, तो हम तो सरकार भी बनी हुई है, इसके बाद भी अगर उनकी पार्टी में विघटन होता है तो कौन राजनीतिक दल इस विघटन को राजनीतिक लाभ नहीं लेता है? कोई दुनिया में आप जो कुछ कह रहे हैं, अभी आपसे कुछ देर पहले प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने मीडिया से बात की और ये दावा किया कि पश्चिम बंगाल में अब भी वो सरकार बनाने को लेकर आशान्वित है। क्या कुछ उन्होंने कहा, पहले हम आपको सुनवा देते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। देखिए, बंगाल में हमारे पास खोने को क्या था? हम तो 3 सीट वाले थे
और हमें अभी भी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार बनाएगी पश्चिम बंगाल के अंदर। असम में हम दुगने से आगे हो गए। बंगाल में अभी हमारा वोट परसेंट 125% से ज्यादा बढ़ गया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। किसी पार्टी का इतना आपने वोट परसेंट बढ़ता नहीं देखा होगा। ममता बनर्जी 1 तारीख को मतदान हुआ था, 1 अप्रैल को, और मैंने कहा था कि नंदीग्राम के लोगों ने ममता बनर्जी को अप्रैल फूल बना दिया। मैं अभी भी कह रहा हूं कि वो हारेंगी, शुभेंदु अधिकारी जीते। देखिए, बंगाल में हमारे पास खोने को क्या था? हम तो 3 सीट वाले थे, और हमें अभी भी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार बनाएगी पश्चिम बंगाल के अंदर। असम में हम दुगने से आगे हो गए। बंगाल में अभी हमारा वोट परसेंट 125% से ज्यादा बढ़ गया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। किसी पार्टी का इतना आपने वोट परसेंट बढ़ता नहीं देखा होगा। ममता बनर्जी 1 तारीख को मतदान हुआ था, 1 अप्रैल को, और मैंने कहा था कि तो अभी हमने सुना नरोत्तम मिश्रा जी जो कुछ कह रहे थे। तो सुमित जी, आपको भी लगता है कि ममता बनर्जी तो अप्रैल फूल बन गई है, लेकिन क्या आपके साथ भी वही कुछ हुआ ऐसा पश्चिम बंगाल में? पश्चिम बंगाल की जनता ने हमें अभूतपूर्व स्नेह दिया मनोज जी। हम नतमस्तक है जनता के समक्ष। एक ऐसा राजनीतिक दल जिसका वहां पर कोई विधानसभा की चुनाव प्रदेश सरकार में कोई अस्तित्व नहीं था, कहीं पर हमारे विधायक नहीं थे, 3 विधायकों को लेकर के हम वहां पर बैठे थे, लेकिन हम जब जनता के बीच में अपना संकल्प लेकर के गए, अपने विचार लेकर के गए, अपना नेता लेकर के गए, अपना नेतृत्व लेकर के गए, अपनी नीति लेकर के गए, तो जनता ने कितना 125% वोट बैंक बढ़ना। आप तो राजनीति के बड़े पत्रकार हैं, आपको शायद किसी 2-2, 4% वोट बैंक अगर कम बढ़ हो जाए तो इसे जनता का जनादेश मान लिया जाता है। 2% वोट बढ़ गया तो 3% घट गया, 4% बढ़ गया, प्रदेश की सरकारें बदल जाती हैं सर। लेकिन आप 5 साल पहले से क्यों तुलना करना चाहते हैं? आप तो लोकसभा चुनाव से करिए ना कि आपको 40% से ज्यादा वोट शेयर मिला था, 125 से ज्यादा सीटों पर आपको बढ़त थी। आप बार बार क्यों पीछे जाते हैं? आप विधानसभा से तुलना क्यों करना चाहते हैं? तो आप फिर कहेंगे, अगर मैं ऐसा कहूंगा तो आप कहेंगे कि विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। ये काम मैंने आप पर छोड़ दिया। विधानसभा को विधानसभा से कंपेयर किया जाए, लोकसभा के चुनाव के मुद्दे वास्तव में अलग होते हैं। लोकसभा को लोकसभा के साथ कंपेयर किया जाए, लेकिन आप उसको कंपेयर कर रहे हैं। तो चलिए, आपके इसी सवाल का जवाब मैं दे देता हूँ। ये बिल्कुल सही है कि दोनों के मुद्दे अलग है, दोनों का कंपेयर नहीं होना चाहिए। तो क्यों विधानसभा चुनाव में भी मोदी चेहरा होता है और क्यों लोकसभा में भी मोदी ही चेहरा? क्यों स्थानीय स्तर पे कोई चेहरा नहीं होना चाहिए? वो भी नहीं, वो तो जो आपने कहा उसका जवाब मांग रहा हूँ आपसे। आप लोगों के स्क्रीन पर किसका चेहरा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जाएगा, ये भी आप ही लोग तय करते हैं। पार्टी इसके लिए अधिकृत नहीं करती है कि आप विधानसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी का चेहरा लगाइए। ये भी आप लोगों का स्वविवेक होता है। मोदी जी हमारे सबसे बड़े आप यहाँ बैठे हैं, वहां जाते हैं, आप यहाँ बैठे हैं, आदरणीय नड्डा जी का चेहरा। सुमित जी, आप यहाँ बैठे हैं, ये आप यहाँ बैठे, ये आपने ही तय किया ना। कोई आपको गन पॉइंट में तो लाया नहीं कि आप ही को बैठना है। ये तो पार्टी ने तय किया ना, मेरी पार्टी ने तय किया। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब आप कह रहे हैं कि हर मुद्दा अलग अलग है तो एक ही चेहरा, लेकिन सुमित ओरछा ही सारे चैनल पे बैठा हुआ, ये पार्टी ने तय नहीं किया। हर पार्टी ने और भी 10 चेहरे, नड्डा जी का चेहरा तय किया है। पार्टी ने और भी 10-20 चेहरे तय किए होंगे ना कि सुमित ओरछा यहाँ बैठेंगे, रजनीश अग्रवाल वहां बैठेंगे। पार्टी ने ये तो नहीं किया होगा कि सुमित ओरछा ही सब दूर बैठेंगे। ये मेरा सवाल था जी। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष एक होता है सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष एक होता है, प्रदेश अध्यक्ष एक होता है, आप उनका चेहरा। लेकिन ये पार्टी ने अधिकृत नहीं किया कि टीवी स्क्रीन पर पश्चिम बंगाल के लिए ये चेहरा लगेगा। हाँ, हम वहां सरकार में नहीं है, हमारा कोई नेता नहीं है। मध्य प्रदेश में चुनाव होता है, माननीय शिवराज जी का चेहरा लगता है। अब वहां तो नहीं है। देखिए, ये बात सत्य है कि मोदी जी सबसे लोकप्रिय नेता है, इसलिए उनके ऑरा के नीचे सब लोग आ जाते हैं। और इसलिए कई बार आप लोगों को रिप्रेजेंट करने में, जनता के बीच में आप लोगों को भी चुनाव का सिनेरियो दिखाने में आसानी होती है, क्योंकि मोदी जी सर्वाधिक लोकप्रिय चेहरा है। हमें उससे आपत्ति नहीं है आप लोगों की स्क्रीन पर वो चेहरा। लेकिन
हमारी पार्टी की कोई रणनीति नहीं थी कि पश्चिम बंगाल में मोदी जी चेहरा होंगे, असम में मोदी जी चेहरा होंगे, तमिलनाडु में मोदी जी चेहरा होंगे, ऐसा कोई पार्टी ने अधिकृत नहीं किया और नई पार्टी ने ऐसा कुछ तय किया है। लेकिन फिर भी मोदी जी की लोकप्रियता का परिणाम है कि हम असम में, पुडुचेरी में, पश्चिम बंगाल में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, कई जगह सरकार बना रहे हैं और मुझे लगता है पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी ही की फैक्टर रहेगी। विजय जी, जो कुछ सुमित जी कह रहे हो तो आप सुन ही रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये था कि क्या इस जीत का, अगर आप चुनाव जीतते हैं दमोह में, तो क्रेडिट किसको? कि दिग्विजय सिंह ने ज्यादा प्रचार नहीं किया इसलिए, कमलनाथ ज्यादा वहां नहीं गए इसलिए, या कमलनाथ ने मेहनत की इसलिए, या कोई और कारण जिसके कारण जनता ने बीजेपी को नकार के कांग्रेस पे विश्वास जताया? विजय जी। चलिए हम बुलाएंगे ब्रजेश जी के पास, लेकिन तब तक हम बता दें कि 5 राज्यों के सबसे तेज नतीजे हम आपको दिखा रहे हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी अजय पांडे दमोह में आगे चल रहे हैं और बीजेपी उम्मीदवार राहुल लोधी लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। रुझानों में हम देख रहे हैं और बात करेगा नंदीग्राम की, तो ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी से 8,000 वोटों से ज्यादा से पीछे चल रही है। सुमित ओरछा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। सुमित जी, जो बात आप कर रहे थे और फिर से वही सवाल कि अगर मान लिया जाए कि क्या ये जो नतीजे आ रहे हैं कि आपने अच्छी मेहनत की, ये कह सकते हैं कि आप 3 सीटों पर थे या गठबंधन के पास 6 सीटें थी, आपके पास पश्चिम बंगाल में खोने को कुछ नहीं था, लेकिन जिस प्रकार से पूरे 6 साल आपने मेहनत की, 5 साल मध्य प्रदेश के कई सारे नेताओं की वहाँ ड्यूटी लगी, कैलाश विजयवर्गीय लगातार प्रभारी के तौर पर रहे, विश्वास सारंग हो, नरोत्तम मिश्रा हो और भी तमाम सारे नेता, अरविंद भदौरिया हो, या आसाम में ही मध्य प्रदेश का एक पूरा केडर को झोंक दिया गया था। आसाम के नतीजे आपकी उम्मीदों के मुताबिक है। पुडुचेरी में जो रुझान आ रहे थे वो बता रहे थे कि शायद एनडीए की सरकार वहां बनेगी, कमोबेश वही रुझान नजर आ रहे हैं। तमिलनाडु इतिहास को दोहरा रहा है कि 5 साल में सत्ता बदल देते हैं। पिछली बार भी हमने देखा था, लेकिन अन्ना द्रमुक 2 बार लगातार चुनाव सत्ता में आई थी। तो इसके सबके बीच हम मैं आपसे बात करूंगा। इसके पहले हम आपको फिर से एक और ब्रेकिंग और दिखा दें कि आसाम में 85 सीटों पर बीजेपी गठबंधन आगे निकल आया है। 126 सीटों में 185 सीटों पर बीजेपी गठबंधन आगे है और कांग्रेस गठबंधन को 40 सीटों पर लीड है। जो इस वक्त की बड़ी खबर आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कांग्रेस गठबंधन असम में 40 सीटों पर लीड कर रहा है। और जो इतने एग्जिट पोल आ रहे थे वो ये बता रहे थे कि शायद पश्चिम बंगाल में बीजेपी के मुकाबले 6 से 8% वोट ज्यादा मिलेगा कांग्रेस गठबंधन को। केरल की बात करें तो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट वो आगे बढ़ाया हुआ है। और बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर है कि पिछली बार बीजेपी को 1 सीट मिली थी, इस बार बीजेपी या कहें कि एनडीए 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, जिसमें से मेट्रो मैन ई श्रीधरन जो कि पहले राउंड से बढ़त बनाए थे और बैलेट पेपरों की जब गिनती शुरू हुई थी उसमें भी वो लगातार आगे चल रहे थे। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आसाम में बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। और उम्मीद की जा रही थी, जैसे कि कांग्रेस को पूरी उम्मीद थी कि शायद वो आसाम में तख्ता पलट कर देगी बीजेपी का, तो ऐसा कुछ होता नजर नहीं आया। और वहाँ पे एक मजे की बात यह कि पश्चिम बंगाल की बात करें तो मध्य प्रदेश के नेताओं को वहाँ झोंका गया था। और आसाम की बात करें तो एक तरह से सारे सूत्र जो है भूपेश बघेल जो कि पड़ोसी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है उनके हाथ में थे। बीच में कमलनाथ भी वहाँ गए थे एक बार प्रचार के लिए, लेकिन उनकी भी ज्यादा रैलियां वहाँ हुई नहीं थी। तो इन सब पे भी हम बात करेंगे। तो हमारे साथ सुमित फिर से जुड़े हुए हैं। सुमित जी, जो मैं आपसे पहले सवाल किया था, जी सुमित जी, सवाल रिपीट करिए। आपने बहुत सारी दूसरी सिनेरियो दिखाए हैं, मैं एक बार फिर से आपका की क्वेश्चंस जानना। नहीं, मैं केवल ये जानना चाह रहा था कि एक ऐसे राज्य में जहां आपने पूरे 6 साल मेहनत की, पूरे संसाधन झोंके, 200 पार का नारा दिया, और जो एग्जिट पोल के रुझान थे वो कोई ये बता रहा था कि आप सरकार बन रहे हैं, और कुछ में ये बताया जा रहा था कि शायद नेक टू नेक फाइट होगी। सुबह भी जब हम देख रहे थे तो लगातार नेक टू नेक की स्थितियां बन रही थी, लेकिन अब स्थितियां बदलती नजर आ रही है। ऐसा क्यों? आपके पूर्वानुमान में कहाँ गड़बड़ी होगा? मनोज जी, बंगाल एक क्राउडी स्टेट है और वहां पर वोट जो है टोला के टोला जाता है। जो टोला होता है ना उनका, वो टोला के टोला वोट जो है जाता है। तो अभी बहुत इकट्ठा कई पोलिंग्स पर सीधा एक वन साइडेड वोटिंग होता है।
अभी मुझे उम्मीद है जो हमारे पास रिजल्ट वो आ रहे हैं कि अभी चीजें वहां पर बहुत सारा सिनेरियो परिवर्तन, हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूरा ट्रेंड चेंज हो जाएगा, लेकिन अभी जो आपको दिख रहा है उससे और बेहतर होने वाला है। ऐसी हमारी पूरी जो वहां पर ग्राउंड पर लोग रहे हैं उनका ऐसा अनुमान है और हमें ऐसा लगता है, क्योंकि देखिए आपने भी कहा है कि हमने वहां काम बहुत किया है, हमने वहां जनता से संपर्क बहुत किया है, हमने जनता को लोकसभा में अगर आपने मैंने आपसे प्रश्न पूछा था अगर आपने काम में ट्रेंड आपको कभी और दिखा क्या? बिल्कुल दिखा है, कई जगह दिखा है। हम तो मैं कह रहा हूँ जी 125% ये फिगर कहाँ से आया, पहले का भी बताइए भाई। पिछले लोकसभा चुनाव में भी आपको लोकसभा से अभी आप लोकसभा से फिर कंपेयर कर रहे हैं, हम विधानसभा से कंपेयर कर रहे हैं सर। चुनाव विधानसभा के जब लोकसभा का आएगा हम लोकसभा पर बात करेंगे। चलिए ब्रजेश जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं जैसे दूसरे चैनल में ही बैठना हुआ, मुझसे फिर 1-2 मिनट की बातें सुन जाए। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए अभी ही हम यही आश्वस्त करना चाह रहे हैं कि 5 राज्यों में से, चाहे वो केरल हो, चाहे आसाम हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, वास्तव में अभी ये पूरी के पूरे शहरी क्षेत्र की मतपेटियां होगी। हम समझते हैं 5:30 के आसपास जब हम बैठेंगे तब ज्यादा उसका कैलकुलेशन सटीक हो पाएगा, क्योंकि शहरी क्षेत्र के रुझान अलग होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के रुझान अलग होते हैं। कुछ जगहों पे शहरी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी लीड करती है, कुछ जगहों पे ग्रामीण क्षेत्रों में लीड करती है। हर स्टेट की अलग अलग सेमिनरी होती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी इस पर ज्यादा कुछ न कह करके इतने कह सकते हैं कि ये रुझान इस बात को संकेत दे रहे हैं कि केंद्रीय सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को इस रुझान के बाद पूर्णतः जो है अब जनता के साथ जुड़ना पड़ेगा, संवाद कायम करना पड़ेगा। हम और हमारी पार्टी तो करेगी, क्योंकि देखिए ये चाहे केरल हो, चाहे आसाम हो, चाहे पांडुचेरी हो, इन जगहों के रिजल्ट के बाद हम इस पर निश्चित रूप से इसका आंकलन करेंगे और देखेंगे परिणाम के बाद जब रिजल्ट पूरा आ जाएगा कि कहाँ हमसे कमी रह गई, उन सारी कमियों को दुरुस्त करने का प्रयास। तो आपको नहीं लगता, आपको लगता है कि अब इस हार की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि अभी तक तो ऐसी परंपरा कांग्रेस में रही नहीं है कि जीते तो गांधी परिवार और हारे तो स्थानीय नेता की गलती। सामूहिक होती है, संपूर्ण पार्टी को होती है, सभी लोगों ने उसमें मेहनत किया है। धन्यवाद। हेलो, चलिए आपके बाद फिर से लौटेंगे। तो सुमित जी, कई बार ऐसा होता है, हमने देखा है कि अगर कांग्रेस की बात करें तो हमारे सहयोगी आपके साथी एक और चले गए अचानक से, कि जिम्मेदारी की जहां तक बात होती कि जब हम जीतते हैं तो क्रेडिट नेता को और हार गए तो स्थानीय कारणों की हम समीक्षा करेंगे। देखिए ये विचारहीन राजनीतिक दल की एक बहुत बड़ी मजबूरी होती है, नेतृत्वहीन और विचारहीन राजनीतिक दल की। ये चीजें आप पर भी लागू होती है कि अगर आप दमोह जीतेंगे तो मुख्यमंत्री को श्रेय है, प्रदेश अध्यक्ष को श्रेय, और अगर हार गए तो हम हार के कारणों की समीक्षा करेंगे, हम बैठेंगे हम क्यों हारे हैं। हाँ तो बैठेंगे, समीक्षा में जो निकलता है उस पर आपने कितनी बार कितने चुनाव के बाद में कितने सारी चीजों का आपने होते हुए देखा है। मनोज जी कार्यालय पर आपकी सतत निगाह रहती है, ऐसा नहीं है। हर एक चुनाव से हम कुछ सबक सीखते हैं, हर एक चुनाव के बाद में हम अपनी रणनीतियां बदलते हैं, हम हर एक चुनाव के बाद में और बेहतर कैसे करें इसके प्रयास करते हैं। लेकिन कांग्रेस की मजबूरी है। आप देखिए, आपके राजनीतिक चीजें देखते देखते मैं कई बार देख चुका हूं, इतने सारे परिणाम आए हैं। 28 विधानसभा उपचुनाव का परिणाम भी हमने देखा है। मध्य प्रदेश में सत्ता का नेतृत्व के प्रति अनास्था के कारण सत्ता का गमन भी हमने देखा है कांग्रेस के हाथों से। लेकिन ना किसी की जिम्मेदारी तय होती है। एक बार केवल राहुल गांधी जी ने 2019 में जिम्मेदारी लेकर के पद छोड़ा था, वो भी छोड़ा और ना छोड़ा बराबर है, क्योंकि पद लेकर मम्मी से लिया था, मम्मी को दे दिया। जैसे कोई खिलौना बच्चा जाता है वो मम्मी से लेता है, जाके मम्मी को दे देता है, उस तरह की घटना हमने देखी है। बाकी जिम्मेदारी लेने का कोई संस्कृति कांग्रेस के अंदर दिखती नहीं है। उसका कारण है ना नीति अपनी है, ना नेता अपना है, ना दिमाग अपना है, ना विचार अपना है। सिर्फ और सिर्फ दूसरे की कमजोरी से हम कैसे जीत जाए, इस पर पूरा नेतृत्व का इनका भरोसा होता है। जिनके नेता ये मानते हैं कि हम चुनाव प्रचार नहीं करेंगे तो वोट मिल जाएगा, करेंगे तो कर जाएगा, उस राजनीतिक दल में कोई प्रत्याशी कम से कोई जिम्मेदारी कम से कम इतनी साफ गोई तो है। सर साफ
साफ गोई नहीं करेंगे तो गलत भी कितनी बार बोलेंगे, ये भी तो, इसकी भी तो एक सीमा तय है। चलिए, साफ गोई के अलावा जो कुछ सोशल मीडिया में चलता है, चुनाव प्रचार के बाद परिणाम भी आते हैं, जो कुछ सोशल मीडिया में चलता है और जो कुछ आपकी पार्टी के कई सारे नेता भी कहते हैं ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड भी, तो क्या पश्चिम बंगाल में जो नुकसान आपको होता नजर आ रहा है आपकी उम्मीदों के मुताबिक, तो उसका एक बड़ा कारण ये भी कि राहुल गांधी ने वहां ढंग से प्रचार नहीं किया। वो शायद प्रचार में जाते तो आपके नतीजे शायद बेहतर हो जाते। ये तो हम मान सकते हैं। आप जिस विरोध भाव में पूछ रहे हैं, मैं उसी विरोध भाव में उत्तर दे रहा हूं। नहीं, वो तो आपके चेहरे की मुस्कान में बता रहे हैं। इससे हमारा नुकसान होता है, उनके प्रचार ना करने से हमारा नुकसान होता है, हम स्वीकार करते हैं। हमारे वो स्टार प्रचारक के रूप में सोशल मीडिया तो कम से कम हमें उनको मानता ही है, और मैं भी सोशल मीडिया का एक एक्टिव प्राणी हूं, इसलिए मैं भी मानता हूं कि वो बिल्कुल जहां जाते हैं, मोदी जी और राहुल गांधी जी के चुनाव प्रचार का परिणाम एक ही होता है कि भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। परफॉर्मेंस में दोनों लोगों के एक समान भाव वो निकलता, आउटपुट निकलता है। इसमें तो कोई डेटा बताता है, सर आंकड़े बताते हैं, परिणाम बताता है, तो हम और आप कैसे उससे नकार सकते हैं। तब आंकड़े भी बात कर लेते हैं कि फिर से हम दमों की बात करते हैं कि तीसरे राउंड में भी लगातार आप पिछड़ते जा रहे हैं। जिस ग्रामीण क्षेत्र में बीजेपी का फोकस था, वहां से भी आपके उम्मीद के मुताबिक फिलहाल नतीजे नहीं आ रहे हैं। और जैसा कि अभी 26 राउंड होना है, चौथा राउंड चल रहा है, 22 राउंड की गिनती इसके बाद भी बाकी है। लेकिन अगर यही ट्रेंड रहा तो क्या ये बीजेपी की एक अलार्मिंग नहीं है, वार्निंग नहीं है उनके लिए कि 2023 के पहले एक बार वो संभल जाए? क्योंकि हर बार आप जनता का मूड पढ़ पाए और परफेक्ट रूप से पढ़ पाए और आपके मुताबिक जनता का मूड हो, ये जरूरी भी नहीं है। तो एक अलार्मिंग है आपके लिए ये? देखिए, दमोह चुनाव के जो सबसे संपूर्ण जो परिणाम आएंगे, तो उस पर हमारा वो नेतृत्व जिसने उस चुनाव को लीड किया है, वो अपनी बात रखेंगे। मुझे जो एक सामान्य, अगर ये वैसे तो अगर मगर पर कोई बात होती नहीं है, लेकिन जिस परिदृश्य पर आप जहां से उन्हें वोट, जिस राउंड में उन्हें वोट मिलते हुए दिख रहा है, मुझे लगता है कि लगातार 2-3 बार चुनाव हारने के बाद में 2 बार चुनाव हारे, फिर एक बार टिकट नहीं मिला, पिछली बार राहुल जी को टिकट मिल गया, से होता था जो सिंपैथी गेन उनके साथ फैक्टर जो चुनाव में मित्र थे वो ये बता भी रहे थे कि एक सिंपैथी तो उनके पार्टी के प्रति नहीं थी, लेकिन एक कैंडिडेट के प्रति एक सिंपैथी तो थी कई बार, और एज फैक्टर भी है, तो लोगों को लग रहा था कि खैर इनको कुछ लोगों के मन में ये भाव होगा, उसका एक फायदा उनको मिल रहा है। लेकिन ना कोई नेता का वहां प्रभाव था कांग्रेस के, ना किसी कांग्रेस की नीति का वहां प्रभाव था। प्रत्याशी अगर जो कुछ अच्छा कर रहे हैं वो उनके लोकल प्रत्याशी का लगातार 15-20 वर्ष से जो उनका काम है क्षेत्र में, एक ही विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना, बार बार लड़ना, तो उसका फायदा तो मिलता है राजनीतिक क्षेत्र में। चलिए, चमसम आपने कान पकड़ा तो सही, भले घुमाकर पकड़ा, और ये माना तो सही कि सिंपैथी वोट उनको मिल रहा है, या कोई और भी कारण है। बहरहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर 5 राज्यों के सबसे तेज चुनावी नतीजे हम आपको बता रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो दमोह उपचुनाव की, जिस पर सबकी नजर थी, जहां पर बीजेपी ने अपने तमाम संसाधन झोंक रखे थे। कांग्रेस की ओर से बात करें तो कहा जा रहा था कि उतनी मेहनत कांग्रेस ने वहां की नहीं। 2 दिन के लिए दिग्विजय सिंह गए, अचानक उनका स्वास्थ्य बिगड़ा, बाद में वो कोरोना पॉजिटिव हो गए और होम आइसोलेट हो गए। एक बार कमलनाथ भी वहाँ प्रचार में उनकी तबीयत बिगड़ी, और कांग्रेस और बीजेपी के 100 से ज्यादा नेताओं को वहाँ कोरोना ग्रसित हुए। वहाँ के बड़ी संख्या में वहाँ के पेशेंट निकले, कई सारे लोगों की मौतें हुई, और जिस प्रकार से रैलियों में भीड़ जुटी, इसके कारण कोरोना ने वहाँ विकराल रूप धारण किया। लेकिन नतीजे जो अभी तक के बता रहे हैं, अभी तक के जो रुझान है तीसरे राउंड के बाद कि बीजेपी जिस प्रकार से पीछे चल रही है, तो निश्चित तौर पर बीजेपी में भी इसको लेकर मंथन हो रहा होगा कि क्या कारण है इन नतीजों का, क्या जनता नाराज है या उम्मीदवार चयन में कहीं गलती रही। हालांकि उसके बाद बीजेपी के पास कोई इनके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। और तीसरी बात जो सुमित ओरछा खुद कह रहे थे कि एक सिंपैथी वोट मिल रहा है अजय टंडन को, और एक चौथी बात की जनता के मन में कहीं ना कहीं ये बात घर कर गई थी कि एक ऐसा उम्मीदवार जिसको हमने भरोसे से चुनाव जिताया है और वो बीच रास्ते में हमको छोड़कर किसी और पॉलिटिकल पार्टी के साथ चल गया। तो अभी जो नतीजे हैं उसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो नतीजे आ रहे हैं वो अप्रत्याशित कहे जा सकते हैं, खासतौर से पश्चिम बंगाल का बीजेपी के नजरिए से। क्योंकि जो एग्जिट पोल थे वो ये बता रहे थे कि 2 में बता रहे थे कि ममता बनर्जी चुनाव जीत रही हैं, तीसरी बार सरकार बनेगी। एक एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनती दिखाई दे रही थी और एक में कांटे का मुकाबला था। और जब सुबह शुरुआत हुई थी काउंटिंग की बैलेट पेपर के बाद,
तो पहले लग रहा था कि बिल्कुल कांटे का मुकाबला है, लेकिन अब स्थिति बिल्कुल साफ है। आसाम में बात करें तो बीजेपी एकदम बढ़त बनाए हुए डबल सीटों पर। पश्चिम बंगाल की बात करें तो तृणमूल कांग्रेस 100 से ज्यादा सीटों की बढ़त बीजेपी पर बनाए हुए हैं। और जैसा कि ममता बनर्जी के राजनीतिक सलाहकार पीके यानी प्रशांत किशोर ने कहा था कि बीजेपी वहां 3 अंकों में नहीं पहुंच पाएगी, तो अभी तक का रुझान वो यही बता रहा है कि 97 सीटों पर बीजेपी अभी बढ़त बनाए हुए है। और अगर वो 3 अंकों में पहुंचती है तो पीके ने यह भी कहा था कि वो जो ये काम कर रहे हैं उससे वो संन्यास ले लेंगे। और शुभेंदु अधिकारी जो कि ममता बनर्जी से लगातार बढ़त बनाए हुए हैं नंदीग्राम में, जो कि शुभेंदु अधिकारी का गढ़ कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि जब नंदीग्राम में आंदोलन शुरू हुआ था सिंगूर में और टाटा के खिलाफ, तब शुभेंदु अधिकारी उनके सेनापति थे ममता बनर्जी को और एक चुनौती दी थी। और इसी चुनौती का पार पाने ममता बनर्जी नंदीग्राम गई थी और एक कांटे की लड़ाई में उलझ गई थी और कई दिनों तक वो डेरा डाले रही थी। तो शायद बीजेपी की रणनीति वहां कामयाब रही है, लेकिन थोड़ा और समय बीतता जाएगा तो नतीजे और रुझान और हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। और आप देखते रहिए अनादि टीवी। और फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।